स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और चर्चा में मैं शामिल करूंगा मनोज धनोतिया साहब को, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं माइक्रोमिटी से। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया और अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत की शुरुआत करते हुए। सबसे पहले तो मनोज जी, आपकी कंपनी का नाम बड़ा दिलचस्प है, अट्रैक्ट करता है। माइक्रोमिटी एक ऐसा नाम जो नए जमाने का भी है और जुड़ा हुआ है अपनी जड़ों से भी। कोई भी स्टार्टअप एक आइडिया होता है। हमें बताइए कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई, क्या सोच थी इसके पीछे? सर, माइक्रोमिटी जैसा कि नाम है, माइक्रो मतलब छोटा और मिट्टी मतलब जमीन से जुड़ा हुआ बिजनेस। तो एक बड़ी सिंपल सी सोच और पावरफुल सोच थी हमारी कि भारत जैसे जैसे $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, वैसे वैसे टीयर 2 टीयर 3 सिटी और हमारे गांव इस ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान देंगे। लेकिन इस योगदान में एक बहुत बड़ा योगदान आएगा रियल एस्टेट से, जहां पर आज भी आम आदमी जमीन खरीदना, एक फ्लैट खरीदना या प्लॉट खरीदने तक उलझा हुआ है। हमें लगता है भारत में रियल एस्टेट में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और ए ग्रेड इंस्टीट्यूशनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आम लोगों की भागीदारी बहुत कम है, बहुत सारे रीजन के कारण। तो हमें लगता है कि जब भारत में वेल्थ जनरेट होगी तो आम आदमी इस साइकिल से बाहर ना रह जाए, इस सोच के साथ में हमने माइक्रोमिटी को स्टार्ट किया है। बिल्कुल सही कहा आपने। और हर चीज में खुद को री इन्वेंट करते रहना, हर चीज में एक नया फर्क लाना और इसके साथ ही कारोबार में एक बेहतरी की ओर आगे बढ़ना, ये सबसे आवश्यक होता है। तो नाम दिलचस्प है, तमाम चीजें भी हुई, लेकिन इन सब के बीच में अगर हम भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखें तो उसे आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये आगे बढ़ रहा है? हमें खासतौर पे अपने कारोबार के बारे में बताइए कि किस सेगमेंट में आप ऑपरेट करते हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं? सर, तो जैसे आपने पिछले 10 सालों में फिनटेक करके पूरा नया कैटेगरी देखा कि फिनटेक फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन आया, वैसे अब एक नया नाम आप सुनेंगे प्रॉपटेक, जिसे हम प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं या प्रॉप फिनटेक। इसमें एक और वर्ड आप सुनने को मिलेगा, फ्रैक्शनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली जो कि हमारे देश में रियल एस्टेट मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन बड़ा अनऑर्गेनाइज मार्केट है। आज भी टीयर 2 टीयर 3 सिटी में बड़ा अनऑर्गेनाइज है, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। तो प्रॉपटेक के जरिए और फ्रैक्शनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के जरिए माइक्रोमिटी एक नई कैटेगरी क्रिएट कर रहा है, जहां पे रियल एस्टेट जैसे सेक्टर को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन आप सुनेंगे कि ब्लॉकचेन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी प्रॉपर्टी के अंदर। और फ्रैक्शनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि छोटे पैसे से, मतलब आप 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए से अब आप 400 500 या 1000 करोड़ के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर भी पहले दिन से पार्टनर बन पाएंगे। बेसिकली आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, जैसे कि आप शेयर मार्केट में टाटा या बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, वैसा अब आप प्रॉपटेक और फिनटेक के जरिए या फ्रैक्शनल रियल एस्टेटमेंट के जरिए आप इन कंपनीज के अंदर भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट में छोटे टिकट साइज से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, जिससे कि आपका वेल्थ लॉन्ग टर्म में बन पाएगा। इसी में और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि हम AR VR सुनेंगे या AI का प्रॉपर्टी के अंदर यूसेज सुनेंगे, या लैंडसाइड सैटेलाइट डेटा के माध्यम से प्रॉपर्टी का डीमार्केशन। ऐसी काफी सारी चीजें प्रॉपटेक में रियल एस्टेट के अंदर आने वाली है, जिसे माइक्रोमिटी धीरे धीरे भारत में इंट्रोड्यूस कर रहा है, जहां पर काफी जॉब्स भी जनरेट होंगे। न्यू जनरेशन वो टेक्नोलॉजिकल जॉब भी होंगे, नॉन टेक्निकल लोगों के लिए भी काफी जॉब्स प्रॉपटेक के कारण जनरेट होंगे। और यही सारी चीजें माइक्रोमिटी भारत में इंट्रोड्यूस करते जा रहा है। चलिए, बड़ा अच्छा लग रहा है ये तमाम बातें जानते हुए। मनोज जी, मेरा अगला सवाल मैंने शुरुआत में भी पूछा था भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर। कैसे देखते हैं आप इसे? अब तो अच्छा खासा तजुर्बा आपको हो गया है। देखिए, आपने भारत की इकोसिस्टम में सास कंपनीज, फिनटेक कंपनीज, टेक कंपनीज में काफी ग्रोथ देखी है। मुझे ऐसा लगता है कि अब वो टाइम आ गया है कि भारत में वैल्यूएशन से ज्यादा वैल्यू क्रिएशन की तरफ भी ध्यान दिया जाए। तो हमने पिछले 5 से 10 साल में स्टार्टअप्स पे काफी बात करी। काफी स्टार्टअप के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे प्रोग्राम्स हुए, काफी स्टार्टअप्स ने अपना काम स्टार्ट किया है। अब टाइम है कि हम वैल्यूएशन और फंडिंग के आगे वैल्यू क्रिएशन पे काम करें। काफी स्टार्टअप्स आज ये तो चाहते हैं बिजनेस स्टार्ट हो, लेकिन पहला गोल हो गया है हमारा, बच्चों का खास करके या जो नया स्टार्टअप करते हैं, कि वैल्यूएशन क्रिएट करे, फंडिंग लेकर आए। लेकिन जो बिजनेस का एक मेजर गोल होता है, वो गोल होता है प्रॉफिट बनाना, वैल्यू क्रिएट करना। तो मुझे लगता है वो चीजें भी होना चाहिए। और दिस इज वेरी राइट टाइम। जैसे आप देख रहे हैं, China+1 पॉलिसी के कारण इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ आ रहा है। काफी कंट्रीज इंडिया में अपना डिफेंस सेक्टर लगाना चाहती हैं, या फिर हम बोले
तो इंफ्रा पे भी काफी इंडिया में काम हो रहा है। तो स्टार्टअप्स का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, और खास करके नई टेक्नोलॉजी के अंदर, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजों के अंदर, और नई तरह के संसाधनों को यूज करना, इवन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काफी स्कोप आने वाला है, जहाँ पे यंग जनरेशन प्रोफेशनल्स का बहुत यूज होने वाला है, और वहां पे स्टार्टअप्स की मुझे लगता है बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से भारत में अब ऑलमोस्ट हर सॉल्यूशंस जो है वो स्टार्टअप दे रहे हैं, और ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस दे रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं की थी किसी ने ट्रेडिशनल कारोबार में, और वो एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अच्छी अच्छी बातें तो काफ़ी हो गई। हमें बताइए, जिस सेक्टर में आप ऑपरेट करते हैं, जिस सेगमेंट में आप ऑपरेट करते हैं, उसकी कोर चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, संभावनाएं क्या हैं? सर देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज, और ये पूरे भारत का चैलेंज है, कि जो यंग जनरेशन है उनके साथ में फाइनेंशियल लिटरेसी का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। वही हमें रियल एस्टेट में भी है। तो हम जैसे आप देखेंगे कि आज यूथ, मैक्सिमम यूथ अगर आप बोलेंगे तो उनका पैसा जो सेविंग्स होता है दैट इज गोइंग टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट, जो एक हद तक तो ठीक है। बट आप कई छोटा सा सर्वे करेंगे, उनसे पूछेंगे कितने लोगों एक्चुअली बैलेंस शीट देखते आता है, तो आपको 99% या 90% लोग बोलेंगे हमने कभी देखा नहीं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इवन रियल एस्टेट के अंदर, क्योंकि जनरल चैलेंज है कि हम एजुकेटेड तो है, हमें बेसिक फाइनेंस तो समझता है, लेकिन जब सेविंग्स की बात आती है या वेल्थ क्रिएट करने की बात आती है, तो कई लोगों को इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन का भी पता नहीं है। या आपने देखा होगा कहीं हम फाइनेंशियल फ्रॉड की बात सुनते हैं, रियल एस्टेट में भी ये फ्रॉड, इस तरह की चीजें एक बहुत बड़ा टॉपिक, अब आए दिन सुनते हैं कि ये प्रोजेक्ट बंद हो गया, इसमें ये फ्रॉड हो गया। तो ये एक चैलेंज है, हम जिसपे काम करेंगे, फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर वेल्थ बिल्डिंग, ना सिर्फ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, उसमें मुझे लगता है काफी काम करना पड़ेगा। सेकंड, मैं चैलेंज तो नहीं बोलूंगा, बट नए जमाने को अडॉप्ट करने के लिए हमें रेगुलेटरी बॉडीज को भी अपडेट होना पड़ेगा। तो रियल एस्टेट के अंदर वैसे जैसे रेरा आने से काफी चीजें सॉल्व हुई हैं, लेकिन रियल एस्टेट अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है, जहां पे मुझे लगता है जब हम प्रॉपर्टी या टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो हम जैसे ब्लॉकचेन एडॉप्टेशन की बात कर रहे हैं, जिससे कि लीगल पेपर, जो चेन पेपर्स होते हैं प्रॉपर्टी में, फ्रॉड कम होंगे और आगे का ओनरशिप बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन उसका अडॉप्टेशन पे पॉलिसी आना चाहिए ब्लॉकचेन के ऊपर। हम एनएफटी की बात करते हैं या बिटकॉइन, हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड चल रहा है, तो डिजिटल टोकन्स रियल एस्टेट के अंदर आना चाहिए। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव सेबी ने भी लिया, एसएम रीट लेकर आया है, वो भी रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए। तो इससे जो कैश ट्रांजेक्शन होते हैं खास करके टीयर 2 टीयर 3 गाँव में, वो कम होंगे। जैसे यूपीआई का चलन बढ़ गया है, इजी कारण, मुझे लगता है ब्लॉकचेन, डिजिटल टोकनाइजेशन, एनएफटी, या जो हम फ्रैक्शनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, छोटे छोटे टिकट साइज में लोग इन्वेस्ट कर पाए, तो आज भी लोगों को प्राइवेट इक्विटी या शेयर के माध्यम से करना पड़ता है। इस पे एक पूरी पॉलिसी आनी चाहिए, सो दैट ये जो अनकैप्चर्ड या अनमेजर्ड मार्केट है, ये प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करे, ये मेजर हो पाए। इससे गवर्नमेंट ड्यूटी भी बढ़ेगी, फ्रॉड्स भी कम होंगे, और ये जो चैलेंजेस है कि रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी का इंक्लूनेशन कैसा हो, ये तेजी से बढ़ेगा। तो इस पे पॉलिसी और एक नेशनल डिबेट की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जो न्यू जनरेशन कंपनीज है जैसे माइक्रोमिटी या और भी कंपनीज हैं, उनके आने से इस पे डिस्कशन होगा। और आप जैसे आज ईटी संदेश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है मीडिया के भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है कि वो नए जमाने की टेक्नोलॉजी का अडॉप्टेशन ज्यादा तेजी से कर पाए और इसका प्रचार एंड प्रसार कर पाए, ताकि हमें वो पॉलिसी मेकिंग में हेल्प मिल पाए। बिल्कुल। तो किसी भी चैलेंज को एक अवसर की तरह ही जो है वो भारतीय एंटरप्रेन्योर देखते हैं, और यही वजह है कि वो हर ऑलमोस्ट सेगमेंट में एक नए स्तर पर बढ़ रहे हैं। मनोज जी, मेरा अगला सवाल कंज्यूमर फ्रंट पे ज़्यादा है। अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल रेंटिंग, ये बड़ा चैलेंज है। आप सब जो है इंडस्ट्री की तरफ से इस पे तमाम बातें होती हैं, क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं, इंडस्ट्री से कैसे देख रही है, और कैसे इसका समाधान निकलेगा? अफोर्डेबिलिटी के लिए तो मुझे लगता है कि टीयर 1 सिटी ने अपना रोल पिछले 10 से 15 साल में भारत में प्ले कर चुका है। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, महाराष्ट्र के सीएम ने भी बोला था कि मुंबई से बाहर नया मुंबई बनाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है टीयर 2 सिटी और टीयर 3 सिटी वो रोल प्ले करने वाला है, जहाँ पे बड़ी कंपनीज को इन सिटीज की तरफ मूव करना पड़ेगा, जिसमें लोगों का अफोर्डेबिलिटी भी टॉपिक है। और मुझे लगता है कि सोशल वैल्यूज भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि जब आप शहर से अपना घर छोड़ के बाहर चले जाते हैं, तो आज टीयर 1 सिटी में रेंटल तो महंगा है ही, सिर्फ हस्बैंड वाइफ रह जाते हैं और फैमिली लाइफ, फैमिली टाइम खत्म हो जाता है। मुझे लगता है जब आप टीयर 2 सिटीज की तरफ आएंगे, जहां अब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत अफोर्डेबल है,
रेंटल बहुत अफोर्डेबल है, और अगर आप कल को कोई घर भी खरीदते तो उसका एप्रिसिएशन भी ज्यादा है। उसके साथ साथ आपको अपनी फैमिली के साथ रहने का टाइम मिलता है। इसमें कम्यूट टाइम, ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स भी हैं कि आप टीयर 1 सिटी में 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम आप ट्रेवल में निकाल देते हैं। टीयर 2 सिटी में आज भी आप 15 मिनट 20 मिनट में कहीं भी जा सकते हैं। साथ ही साथ हेल्थ केयर फैसिलिटीज का भी एक टॉपिक, अफोर्डेबिलिटी की जब बात होगी तो सिर्फ रेंटल की बात नहीं है। आप आज हेल्थ की अफोर्डेबिलिटी, आपका जो शरीर का जो आप नुकसान कर रहे हैं इतना ट्रेवल करके, या पॉल्यूशन आप देखें दिल्ली में या बेंगलुरु में, अभी आप देखेंगे तो 6 महीने बाढ़ भी आ जाती है, 6 महीने पानी नहीं होता है। मुंबई में ट्रैफिक की समस्या है। इन सब का समाधान है कि हमें सबर्ब्स डेवलप करने पड़ेंगे टीयर 1 सिटी के आसपास। हमें टीयर 2 सिटीज में भी अपनी सेंटर्स मूव करने पड़ेंगे, और मुझे लगता है ये ऑलरेडी एक प्रोसेस है जो चालू हो चुका है, और जिसके कारण ना सिर्फ आदमी अपना वेल्थ क्रिएट कर पाएगा, अपना पैसा बचा पाएगा, बट अपना फैमिली टाइम और सोशल वैल्यूज का भी सर्कल बना पाएगा। बिल्कुल। तो नए विकल्पों की ओर देखना होगा, नई जमीनें तलाशनी होंगी, शहर से दूर या शहर के पास कुछ ऐसी संभावनाएं देखनी होंगी जहां पर कारोबार पनप सके, लोगों का रोजगार बेहतर हो सके, लोगों की जीवन शैली बेहतर हो सके। शुक्रिया करेंगे मनोज जी हमसे बातचीत करने के लिए, और हम चाहेंगे कि अगली दफ़ा आप स्टूडियो में हमारे साथ हों। ऑनलाइन बातचीत बहुत बड़ा दायरा नहीं हो पाती, तो हम थोड़ा और चर्चा करेंगे और माइक्रोमिटी की ज़रा और भी पहलुओं को हम टटोलने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके कारोबार के लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। Micromitti is India's leading PropTech company, revolutionizing real estate investments.